नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नक्सलवाद जो देश के अंदर वो आतंक जिसने ना जाने कितनी बार मां भारती को लहूलुहान किया, एक ऐसा संगठन जो विकास का विरोधी और सरकारों का दुश्मन रहा, जिसने एक वक्त में देश के 20 राज्यों को अपने लाल रंग से रंग दिया था। वो लाल रंग जो दहशत का पर्याय बना, खौफ का पर्याय बना। लेकिन मोदी सरकार ने नक्सल को जड़ से मिटाने की कस्में खाई और अमित शाह ने सीधा संदेश दिया, या तो सरेंडर करो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। इसका असर यह हुआ कि जो नक्सलवादी वापस मुख्य धारा में लौट आए वो जिंदा रहे, सम्मान के साथ काम कर रहे हैं, और जो जवानों से टकराए वो मार दिए गए। जो हिडमा खुद को नक्सलवाद का मसीहा मानता था, उसको भी उसकी पत्नी के साथ एनकाउंटर में मार दिया गया। तो क्या भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है? यह तो तय है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ आतंकियों में खौफ भर दिया, बल्कि नक्सलवादियों को भी खत्म कर दिया है। और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और कहा था कि भारत नक्सलवाद मुक्त होगा, तो लीजिए, भारत लगभग नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। लेकिन ये नक्सल कैसे पैदा हुए, शाह के चक्रव्यूह में कैसे नक्सलवाद के अंत की स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे हिडमा मारा गया और आगे अब क्या होगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। नक्सल के आदि से अंत तक की पूरी स्क्रिप्ट, क्योंकि नक्सलवाद मुक्त भारत हो रहा है। जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, एक स्वर्णिम अध्याय होगा। भारत ने नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखा है। नक्सलवाद मुक्त भारत, और यह सोच और ज्यादा मजबूत हो चली है। और उसमें एक तारीख हमेशा याद रखी जाएगी, वो तारीख है 18 नवंबर 2025। और उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है नक्सल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। मावड़ी हिडमा और राजे हिडमा, इन दोनों को मार दिया गया है। हिडमा की पत्नी, जिसका नाम राजे उर्फ रजका है, उसको भी मार दिया गया है। इसके अलावा वो हिडमा जो मसीहा मानता था खुद को, उसको मार दिया गया है। राजे हिडमा दरअसल 1994 में बाल संगठन के सदस्य बनी और बाद में MOPOS इंचार्ज और BNP बटालियन पार्टी कमेटी सदस्य भी रही। और ये वो चेहरा जो हमेशा हमारी सुरक्षा एजेंसियों की आंखों के अंदर अखरता रहा। और जब इसको मारा गया तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कैसे हिडमा के अंत की स्क्रिप्ट लिखी गई, चलिए आज आपको यह भी बताते हैं। क्योंकि नक्सल इतिहास का सबसे क्रूर और खूंखार चेहरा रहा मावड़ी हिडमा, और यह आखिरकार मारा गया। हिडमा और उसकी पत्नी राजे समेत 4 अन्य नक्सलियों को 18 नवंबर की सुबह आंध्र के मरेडमिल्ली के जंगल में ढेर कर दिया गया। हिडमा जब मारा गया उस वक्त वो पत्नी और परिवार के साथ सोया हुआ था। रात में खुफिया सूत्रों ने इलाके में उसकी मौजूदगी की सुरक्षा बलों को सूचना दी, और इसके बाद संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसे पहले सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उसके साथियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी एक्शन में साथियों सहित मारा गया। कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी राजे ने सरेंडर और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन हिडमा इसके लिए तैयार नहीं हुआ और दोनों मारे गए। लेकिन क्या वाकई में अमित शाह ने जो शपथ ली थी, नक्सल मुक्त भारत, उस दिशा में भारत आयाम को पूरा कर चुका है। मार्च 2025 राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने क्या कहा था, जरा देखिए। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सुरक्षा का सवाल है, और जो सुरक्षा से समझौता ना करे वो मोदी सरकार है। और इसीलिए जो कहा वो करके दिखाया। अमित शाह का बयान सितंबर 2025, इसमें उन्होंने आगाह किया था हर उस नक्सलवादी को जो इस वक्त भारत में रहकर भारत को लहूलुहान करने की साजिशों का हिस्सा है। उन्हें कहा था कि जो हथियार डाल देंगे उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया जाएगा, लेकिन जो निर्दोषों की हत्या करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
यह मोदी सरकार की नो कंफ्यूजन पॉलिसी है। जिस तरह से सुरक्षा बलों ने वीरता दिखाई, हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। देश जब नक्सलवाद से मुक्त होगा, वो क्षण आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। और ये सच है, और इस सच के हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और ये हर भारतीय को देखने चाहिए कि 2010 के बाद कैसे नक्सली हमलों के अंदर मारे गए नागरिकों में कमी आई, उस संख्या में कमी आई, और मोदी सरकार आने के बाद कैसे नागरिक सुरक्षित महसूस करते रहे और नक्सलवादी मरते रहे। जरा एक एक आंकड़े के साथ शुरू करते हैं। देखिए जरा, 2010 में नक्सलवादी आतंकी हमलों के अंदर 720 भारतीय मारे गए थे, 720, जबकि 2011 में 469, 2012 में 301, 2013 में 282, 2014 में 222, 2015 में 171, 2016 में 213 भारतीय नक्सलवादी घटनाओं के अंदर मारे गए थे। 2017 में 188, और उसके बाद जरा देखिए यह आंकड़ा गिरता चला गया। 2018 में 173, 2019 में 150, 2020 में 140, 2021 में 97, 2022 में 82, 2023 और 24 में इजाफा हुआ। लेकिन 2025 तक आते आते जब मार्च में कसम खाई गई कि अगले मार्च 2026 तक नक्सलवाद को भारत की धरती से मिटा दिया जाएगा, उस मार्च के अंदर 19 लोगों की जान, सिविलियंस की जान नक्सलवाद की वजह से हुई। और ये आंकड़े में जो गिरावट है, इसमें मोदी सरकार की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नक्सली हैं वो भारत के आर्थिक ढांचे पर लगातार चोट करते, लेकिन उसमें भी एक बड़ी गिरावट मोदी सरकार के आने के बाद नजर आई। आर्थिक ढांचे पर नक्सली हमलों में कितनी गिरावट आई, जरा एक बार इस पर भी गौर फरमाते हैं। और देखिए 2010 में 365 ऐसे संस्थान थे जो आर्थिक ढांचे के तौर पर थे और उन्हें नक्सलियों ने टारगेट किया था। 2011 में 293, 2012 में 214, 2013 में 169, 2014 में 100, 2015 में 127, और उसके बाद जरा देखिए 16 में 79, 17 में 75, 18 में 60, 2019 में 64 ऐसे आर्थिक ढांचे थे जिनको नक्सलियों ने टारगेट किया था। 2020 में 47, 21 में 42, 22 में 42, 23 में 41, 24 में 25 और 25 में सिर्फ 2। ये जो अंत के आंकड़े हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि कैसे साल दर साल गिरावट आई नक्सलियों की संख्या में, नक्सलियों के जरिए मारे गए सिविलियंस की संख्या में, और नक्सलियों के जरिए टारगेट किए गए आर्थिक ढांचों की संख्या में। इसके अलावा एक और आंकड़ा आपको देते हैं। 2017 से अब तक साल दर साल कितने नक्सलियों का सफाया किया गया, जरा एक बार इस पर भी गौर फरमा लीजिए। 2017 के अंदर 136 नक्सलियों को मारा गया, 2018 में 225, 2019 में 145, 2020 में 103, 2021 में 126, 2023 में 380 और 2024 में 290 नक्सलियों को मार दिया गया। जो वापस लौटे उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, और जो नहीं लौटे उनकी नसों से लहू को बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुछ भी महसूस और सहन किया जा सकता है, मां भारती पर लाल लहू के निशान महसूस नहीं किए जा सकते। और जो अपनों को मारे उनके लिए मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, या तो आइए मुख्य धारा में या फिर दुनिया से जाइए। लेकिन इन सब के बीच में नक्सलवाद पर जो शाह का चक्रव्यूह था, मोदी सरकार की जो रणनीति थी, वो एकदम स्पष्ट थी। सिर्फ नक्सलियों का सफाया नहीं, बल्कि उस विचारधारा का भी सफाया जो सरकार विरोधी है, जो सरकार को अपना विरोधी मानती है। तो चलिए उस चक्रव्यूह का जिक्र करते हैं जिसे मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने रचा। सबसे पहले चक्रव्यूह की लेयर थी सुरक्षा कार्रवाई। इसको अमित शाह ने मजबूत किया।
नक्सली नेतृत्व को निशाना लगातार बनाया, खुफिया जानकारी मजबूत की और मुठभेड़ों में कठोरता लेकर आए, कोई नरमी नहीं बरती गई। दूसरी जो लेयर थी उसमें था नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, और यह काम शुरू हुआ। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास, आवास और सम्मान का आश्वासन दिया गया और वो पूरा किया गया। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया। वहां स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़क हो, पानी हो, मोबाइल टावर हो, यहां तक कि आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा आईडी जो कि विस्फोटक है, उसको हटाकर विकास का रास्ता शुरू करने का काम किया गया, ताकि जो नक्सल की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिनको भ्रमित किया गया है कि सरकार यहां डेवलपमेंट नहीं आने देगी, अगर यहां डेवलपमेंट आई तो यहां का स्ट्रक्चर ताना बाना बिगड़ जाएगा। विकास के जरिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया और लोगों को नक्सलवादी बनने से रोका गया। इसमें एक और खतरनाक चीज थी। इसमें सबसे खतरनाक जो मोदी सरकार ने महसूस किया वो था शहरी नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद। उस पर मोदी सरकार ने नजर रखी और इसके लिए नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम किया। बाकायदा जो वैचारिक और वित्तीय और कानूनी समर्थन दे रहे थे उनको एक एक करके निशाना बनाया गया। और इस तरीके से आप देखिए, नए साल के साथ हम एक नक्सल मुक्त भारत के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसमें दो नाम बेहद महत्वपूर्ण थे जिनके साथ यह तय हुआ कि नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो चुका है। ये दो चेहरे कौन थे जिनका एनकाउंटर किया गया और उनके साथ ये नक्सलवाद मुक्त भारत की सोच और ज्यादा मजबूत हुई। और वो चेहरे जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने इस सोच को एग्जीक्यूट किया, उनमें एक है डीएम अवस्थी, रिटायर्ड डीजीपी हैं। 2015 में नक्सल डीजी बनाए गए और उन्होंने जिस अंदाज में काम किया, आज हम इन्हीं के दम पर कह रहे हैं कि हां, भारत नक्सलवाद मुक्त हो रहा है। दूसरे हैं पी सुंदरराज, आईजी अमृतसर रेंज के 2016 से लगातार नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हैं और जो मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर मजबूती से काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि बसवा राज एनकाउंटर 21 मई 2025 को हुआ और मावड़ी हिडमा एनकाउंटर 18 नवंबर 2025 को किया गया। इन दो चेहरों ने बड़ी मजबूती से काम किया, जिनका जिक्र हम करें डीएम अवस्थी और इसके अलावा पी सुंदर राज। ये 10 साल बेहद अहम थे जिनमें इन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला है। लेकिन मावड़ी हिडमा ये कौन था जिसके मरने के साथ भारत नक्सलवाद मुक्त की तरफ बढ़ रहा है? जरा इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं। देखिए जरा, इसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अंदर पूर्ववर्ती गांव के अंदर हुआ। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम इस नक्सली मावड़ी हिडमा के ऊपर रखा गया था। यह जो पद जिस पर काम कर रहा था वो सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। 18 नवंबर 2025 को एनकाउंटर में इसको मार दिया गया, इसका सफाया हो गया और इसको लाल आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था। एक आदिवासी लड़का, सोचिए जरा, जो 10वीं के बाद लाल आतंक की तरफ बढ़ता चला गया। महज 10वीं के बाद माधवी हिडमा उर्फ हिडमालू उर्फ संतोष दशकों में बस्तर का सबसे खतरनाक माओवादी बनकर उभरा। 2001 में कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी में शामिल होकर उसने भारत सरकार के खिलाफ कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। वो कुल 26 नक्सलवादी हमलों का मास्टरमाइंड रहा। प्लानिंग और गोरेला रणनीति को देखते हुए उसे माओवादी पार्टी के केंद्रीय समिति का सदस्य बना दिया गया। वो बटालियन 1 का कमांडर भी था और बेहद खतरनाक भी था। और वो कितना खतरनाक था, उसकी खौफनाक नक्सलवादी घटनाएं कितनी ज्यादा खौफनाक थी और उसने कैसे मां भारती को जख्म देने की कोशिश की, उसके कुछ उदाहरण आपको देने हैं। जरा उन पर गौर फरमाइए और देखिए हिडमा की खौफनाक नक्सलवादी घटनाएं कौन कौन सी थी। और इनमें से यकीन से हम कह सकते हैं कुछ की यादें आपके जहन में होंगी। 2007 बस्तर के उरपल मेटा में सीआरपीएफ के 24 जवानों की हत्या की गई। हिडमा उसका मास्टरमाइंड था। 2010 सुकमा की
ताड़ मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या की गई, इसमें भी हिडमा मास्टरमाइंड था। 2013 में झीरम घाटी हमले में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की हत्या की गई, इसका भी मास्टरमाइंड हिडमा था। और 2017 में सुकमा के अंदर सीआरपीएफ के 12 जवानों की हत्या की गई, इसका भी मास्टरमाइंड हिडमा था। सीआरपीएफ को लगातार उसने टारगेट किया, क्योंकि अगर सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते तो हिडमा का चैप्टर क्लोज होता और जो आने वाली पीढ़ी नक्सलवाद की तरफ भ्रमित हो रही थी वो नहीं होती। लेकिन अब जरा एक और आंकड़ा देखिए कि कैसे 2024 जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन चले और किसने चलाए। छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल ऑपरेशन का व्यापक असर नजर आया और अंदाजा इस बात से लगाई कि 2100 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 477 नक्सली ऐसे जो एनकाउंटर के अंदर मार दिए गए महज 1 साल के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद 1 दशक 2 दशक के अंदर पैदा हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दौर में एक गृह मंत्री यहां तक कहते हैं कि वो नक्सलवाद से जुड़े नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। अब सोचिए जरा, नक्सलियों को सीधा कहा जा रहा है कि हम आपको हथियार डालने के लिए नहीं उकसाएंगे। और यही रहा कि कई दशकों से भारत नक्सलवाद के जख्मों को महसूस करता रहा, झेलता रहा। 1967 में नक्सल बाड़ी गांव से इसकी शुरुआत हुई और शायद इसीलिए इसे नक्सलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों के खिलाफ आदिवासी और भूमिहीन किसानों के एक विद्रोह से शुरू हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व उस दौर में चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे वामपंथी नेताओं ने किया, जो माओ से तुंग की विचारधारा से प्रेरित। यह आंदोलन वर्ग संघर्ष और भूमि सुधार की मांगों को लेकर शुरू हुआ। जल्दी इसने सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लिया, जो पूरे भारत में फैल गया। चारू मजूमदार का मानना था कि हिंसक क्रांति से ही राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है, वहां की सरकारों को। और इसके कारण उसने खुद भी 1969 में माओवादी विचारधारा पर आधारित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 2004 में 2 प्रमुख नक्सली समूह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया पीपल्स वॉर का विलय हो गया, जो बाद में CPI-M नाम से पार्टी बन गई। लेकिन देश में नक्सल हिंसा के मामले घटे हैं और बहुत तेजी से घटे। हम 2 तरीके से इसको कैलकुलेट करें, एक 2004 से 2014 और दूसरा 2014 से 2024। ये आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं, देखिए जरा कि आंकड़े क्या थे। अगर हम बात करें नक्सली घटनाओं की, तो नक्सली घटनाएं 2004 से 14 के बीच में 16,463 घटनाएं घटी हैं, जबकि 2014 से 24 के बीच में इससे आधी से भी कम 7,744 घटी है। सुरक्षा बलों की मौत 2004 से 2014 के बीच में, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उस दौरान 1851 सुरक्षा बलों की जान गई, जबकि 2014 से 24 के बीच में मोदी सरकार में यह 30% के आसपास आंकड़ा रहा। 509 के आसपास सुरक्षा बलों की जान गई। आम लोगों की मौत जरा देखिए, 2004 से 2014 के बीच में 10 सालों में 4,766 लोगों की जान नक्सलवाद की वजह से गई, जबकि 2014 से 2024 के बीच में 1495 लोगों की जान गई। और 2025 का आंकड़ा बता रहा है कि महज 2 लोग इस दुनिया से नक्सलवाद की वजह से गए। सिर्फ 2 ही आर्थिक ढांचे पर नक्सलवाद अटैक कर पाया और भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह के चक्रव्यूह ने नक्सलवाद को भारत में लगभग जड़ से खत्म कर दिया है। और यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित जो जिले थे उनमें एक भारी कमी आई है, या कह सकते हैं कि एक स्टेट के चंद जिलों में सिमट कर रह गया है जहां वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। क्योंकि केंद्र में सरकार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिए। साल 2013 में नक्सलियों का देश के 20 राज्यों के 182 जिलों में असर था।
अप्रैल 2018 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 90 रह गई, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 रह गई। इसके अलावा जो एक्सट्रीम नक्सल प्रभावित इलाके थे उनकी संख्या भी 12 से घटकर महज 6 रह गई। इनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, जबकि झारखंड का 1 जिला पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का 1 जिला गढ़चिरौली शामिल, और इनके अंदर से भी लगभग नक्सलवाद का सफाया किया जा चुका है। एक बार जरा और अच्छे तरीके से समझिए कि नक्सल प्रभावित जिले फिलहाल कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां भी लगभग सफाया हो चला है, लेकिन जो है उनमें मोहल्ला मानपुर है, गरियाबंद है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है। देश में नक्सल प्रभावित जिले 18 से घटकर 11 रह गए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां नक्सल की कमर को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और वो अब नक्सल प्रभावित नहीं बचे हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रही है कि नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर जो रिपोर्ट जारी हुई, देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल में 18 से घटकर महज 11 रह गई। उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले, चिंताजनक जिले अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में बांटा गया है। ताजा वर्गीकरण के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में केवल 3 जिले बचे, जिनकी संख्या 1 अप्रैल को 3 थी। इन 3 जिलों में छत्तीसगढ़ का बीजापुर है, नारायणपुर और सुकमा शामिल है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के अंतर्गत ये उप श्रेणी सबसे अधिक प्रभावित जिले 2015 में 35 जिलों के साथ बनाई गई थी, ताकि वहां संसाधनों की केंद्रीय तैनाती सुनिश्चित की जा सके। ताजा वर्गीकरण के अनुसार चिंताजनक जिलों की श्रेणी में बचे 4 जिलों में छत्तीसगढ़ का कांकेर है, झारखंड का पश्चिम सिंहभूम है, मध्य प्रदेश का बालघाट, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली शामिल है। और इस श्रेणी में उन जिलों को रखा गया जहां नक्सली प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन संसाधनों के केंद्रित विकास की अब भी आवश्यकता है। अप्रैल में 6 में से 4 जिलों को इस श्रेणी से हटा दिया गया, लेकिन समीक्षा के बाद 2 को इसमें वापस शामिल कर दिया। अब सर आपको बताते हैं कि वो तारीख कौन सी है जब हम कह सकते हैं कि भारत नक्सलवाद मुक्त हो चला है। इसकी डेडलाइन आ चुकी है। वो डेडलाइन जब नक्सलवाद का दी एंड होगा, जरा देखिए वो तारीख क्या है। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का दी एंड ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है और ये लगभग तय हो चुका है। हिडमा की मौत के बाद ये लगभग तय हो चुका है कि शायद इस तारीख से पहले ही भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाए। और मुस्कुराइए, हम ना सिर्फ सरहद के बाहर के दुश्मनों में खौफ भर रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार घर के अंदर बैठे दुश्मनों को भी चुन चुन कर मार रही है या उन्हें मुख्य धारा में वापस लौटा रही है। और ये वाकई में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जिसे मोदी सरकार के नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह ने कसम खाकर पूरा किया कि हम भारत को नक्सलवाद मुक्त करेंगे और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, एक स्वर्णिम अध्याय होगा। भारत ने नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया।